थोड़ा रह जाए तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसमें सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग we will see कि what are the problem with and issue with the procedural programming. अब procedural programming क्या होती है? Procedural programming actually वो सारी programming paradigm है that we have studied in programming fundamental. Programming करने की different ways हैं. There is procedural way, there is object oriented way, there is another different lambda operators भी होते हैं, different type of languages हैं. So we are actually in industry and mostly 80 to 90% where people use object-oriented programming and with combination of the procedural programming fundamental. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो फ़र्क है ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको मज़ीद वाज़ेह होता जाएगा. वो हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ. लेकिन एक ज़रा क्विकली एक चीज़ दैट आई वांट टू हाईलाइट कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में whenever we see any problem, any real world problem, we try to convert that problem into the procedures or functions as we have seen our programming fundamental lecture के जो प्रॉब्लम थी फिर हम देखते थे अच्छा इसको कैसे शॉर्ट फंक्शंस में we can divide it or we can convert it into the smaller modules and functions. तो अभी इस paradigm that we have discussed in our first semester, we will see what kind of issues and what kind of problem we actually encounter. अभी तो आपकी छोटी applications थी तो उसमें तो वो इतना highlight नहीं हो रहा था problems, वो manage भी हो रही थी लेकिन मे भी आप लोगों ने उसको भी identify किया होगा उसमें जो issues हैं. तो one by one इन issues को हम go through करते हैं. इस क्लास का the learning objective is to explain you the limitation of the procedural programming. Procedural programming की limitations क्या हैं? क्या वजह है कि we need why we need to study object-oriented programming. Actually, the objective of today's lecture is to make you understand why we need to understand object-oriented programming. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमें क्या हमारी ज़िंदगी में आसानी आएगी. सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने ये वाला ये मैंने आप ही की वो जो हमने क्लास एक्सरसाइजेस की हैं आई हैव टेकन दैट कोड फ्रॉम योर क्लास एक्सरसाइजेस उसमें से लिया है दैट इज़ एक्चुअली द UAMS सिस्टम यूनिवर्सिटी एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम जो आप लोगों ने बनाया था. इसमें हमने जब वी नीड टू स्टोर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट वी डू वी एक्चुअली यूज द 3 पैरेलल अरेज. हमने ना कहा था कि 3 और 4 जितने भी रिकॉर्ड्स हैं लाइक मैट्रिक मार्क्स हैं वो स्टोर करने हैं, फर्स्ट ईयर मार्क्स स्टोर करने हैं, कैट मार्क्स करने हैं, मेरिट करना है, इस तरह नेम्स करने में भी देर आर अदर रिकॉर्ड एज वेल. रोल नंबर करना है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अरे डिक्लेयर करनी पड़ती है. तो हम क्या करते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट के लिए यानी कि हर एक फील्ड के लिए स्टूडेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए मतलब उसको रोल नंबर चाहिए, उसको नेम चाहिए, उसको मैट्रिक में मार्क्स हमें सेव करने हैं, फर्स्ट ईयर के करने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मे बी फादर नेम हो, एड्रेस हो, तो उस सब के लिए आपको एक अरे हम बनाते थे और उस अरे का साइज इतना रखते थे जितना वी थिंक इट इज पॉसिबल टू होल्ड एवरी रिकॉर्ड एवरी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. तो मतलब मे बी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन आई से इन यूटी हम एक साल में 2000 फर्स्ट हर साल 2000 बच्चे लेते हैं तो 2000 बच्चों का रिकॉर्ड स्टोर करना. मे भी अगर कोई के सारे बच्चों का करना है तो मे भी हम कहें कि चलो जी आप अरे का बना लो 300,000 के साइज की अरे बना लो. तो इट डिपेंड कि वो अरे का साइज ये क्या है. लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट के वी नीड टू क्रिएट ए सेपरेट अरेज. अच्छा अब ये दिस वाज द वे वी डू इट इन द प्रोसीजरल वे. तो अभी कोई बच्चा बताता है कि इसमें शेयर करें कि व्हाई दिस वे इज नॉट द करेक्ट वे, क्यों ये बेहतर तरीका कार नहीं है. इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगी है जब आपने भी अपने सब बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट किए, किसी ने हॉस्टल मैनेजमेंट का किस्सा किया, किसी ने HRM का किया, किसी ने कोई किया, डिड यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू विद दिस इम्प्लीमेंटेशन? एज फार एज हम जो इतना भी काम है वो सारा तो हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया. तो फिर इसमें व्हाट काइंड ऑफ इशू कैन बी रेज इन दिस इम्प्लीमेंटेशन, या कोई इसमें मसला नजर आता है फिलोसफिकली या वैसे आपको कोई इशू लगता है? कोई बच्चा बताना चाहे. सर इसमें मेमोरी एलोकेशन. हाँ जी बच्चे, जी आप बताइए.
मेमोरी एलोकेशन जो बच्चा बता रहे हैं? सर मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए आपको लेदर अरे डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसकी निस्बत हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं तो उसी में हम सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, सो ये अभी तो हमने क्लास पढ़ी नहीं, इसलिए just let us know okay what is the issue. Good, you said के memory limitations are there, we need to declare many variable, or maybe this is the more memory inefficient way. अच्छा, सुहेब ने ये highlight किया, good, शाबाश, very good. This is the common whenever we discuss about the object-oriented programming, or we say okay, what is the problem in the procedure programming. This is very common information or answer we will get it out के ये है। तो आप देखेंगे कि इस ये वाकई मसला है या नहीं है, तो वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा और कोई बच्चा इफ वांट टू हाईलाइट? गुड, शाबाश सुहेब, यू हैव शेयर्ड ए वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और? सर हमें इसके अंदर मतलब 4 अरेज हैं, तो 4 के अंदर डाटा लगाने के लिए हमें फिर मतलब हर चीज को सेपरेटली करना पड़ेगा। सेपरेटली करना पड़ेगा मतलब थोड़ा सा मुसव्वर एक्सप्लेन कीजिए। सर मतलब कि ये अगर 4 अरेज है ना, ये मैट्रिक मार्क्स की, फर्स्ट ईयर मार्क्स की, ई-कैट मार्क्स की, तो हमें मतलब इन सारे चारों ये एक ही पार्ट नहीं है बल्कि अलग-अलग देते हैं, तो हमें अलग-अलग हर चीज के लिए डील करना पड़ेगा। गुड, शाबाश, वेरी गुड मुसव्वर। एक्चुअली दिस इज द मेजर इशू कि ये अगर आप देखें, अगर आप किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें, देन हाउ विल यू स्टोर इट? लाइक मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट नेम इज द मुसव्वर, ठीक है, मे बी हिज मैट्रिक मार्क्स इज 450, मे बी मे बी 1050, और मे बी फर्स्ट ईयर मार्क्स आर 450, ठीक है, इसी तरह ये बाकी इंफॉर्मेशन है। तो अब एक्चुअली एक बच्चे का रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट का, वो या स्टोरिंग इन 5 डिफरेंट अरेज, यानी कि एक सबसे बड़ा मसला कि आप है ये लॉजिकली दीज ऑल रिकॉर्ड आर द सेम रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ऑफ द वन स्टूडेंट, लेकिन ये हम 5 डिफरेंट जगह पे स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही है कि अगर आप एक स्टूडेंट और आपकी इंफॉर्मेशन हम 5 अलग अलग रजिस्टर्स में मेंटेन करें, यानी कि आपका नाम हम अलग रजिस्टर में, सब बच्चों का नाम एक रजिस्टर में रख लें यूनिवर्सिटी वाले, और सब बच्चों के जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो अलग से रजिस्टर में रख लें, फर्स्ट ईयर के मार्क्स अलग से रख लें, ई-कैट के मार्क्स अलग से रख लें। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें है इस अप्रोच में, कि जो डाटा एक्चुअली रियल लाइफ में data is connected, and data is actually all different attributes or all different information actually connected with each other for one student। हाँ, दूसरे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन वो उसके लिहाज से कनेक्टेड है, मसलन अगर दूसरा स्टूडेंट असद है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके लिहाज से एक कंबाइंड यूनिट है। लेकिन यहाँ पे हम डाटा एक्चुअली जब हम देखते हैं, देन एक्चुअली दैट डाटा इज कॉमन इन रियल वर्ल्ड ऑफ वन यूनिट, बट इन हियर we have divided that data into different parts। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या हैं, ये क्या हैं, ये हम बाद में ग्रेजुअली हमें नजर आते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझने की जरूरत है कि प्रोसीजरल वे हमें इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती। प्रोसीजरल वे के अंदर डाटा इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, डाटा जो है वो एक सिंगल है, एक्चुअल वो सिंगल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, वन स्टूडेंट रिकॉर्ड, बट व्हेन वी स्टोर दैट वन स्टूडेंट रिकॉर्ड in computer, we need different arrays, we store it in divided way, हम उसको divided way में store कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्चुअली हम अगर इसके लिए we use some more specific word, then it is called disjoint data। ये data actually in real world data is combined and that is connected for one student, but in computer we have converted into as a disjoint set of data, जो आपस में सिर्फ related common किस information पे relate कर रहे हैं, इनको कोई भी चीज टेक्निकली रिलेट नहीं कर रही, मतलब वो कोई भी चीज फ्रेमवर्क या प्रोग्रामिंग या इसको आपस में रिलेट नहीं कर रहा। हमने किसके ऊपर लिंक किया, मतलब हमने देखना हो कि अच्छा मुझे बताओ कि किसी एक स्टूडेंट है जिसका नाम मुसव्वर है, उसका जो है वो मैट्रिक मार्क्स क्या हैं, तो हम कैसे देखते हैं? वी कैन ओनली रिलेट दीज रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। हम कहते हैं सबका एक ही इंडेक्स नंबर पे नाम पड़ा होगा तो हम उसके बेस पे देख रहे हैं। तो ये हम इसको ऐसे
रिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुसव्वर का सारा डाटा एक ही जगह पे हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो, ठीक है। हम उसको बाद में अपडेट करना, चेंज करना, वो आसानी है, वो देखेंगे वो आसानियाँ क्या है, लेकिन फिलहाल एक ये तरीका का प्रोसीजरल वे का है। अच्छा, उसके बाद प्रोसीजरल वे के बाद डाटा मैनेजमेंट आती है। अच्छा, उसमें क्या क्या इशू आता है कि लाइक वी हैव सीन कि इफ वी नीड टू कैलकुलेट मेरिट ऑफ एनी स्टूडेंट देन वी नीड टू क्रिएट ए मेरिट फंक्शन। हम ना एक फंक्शन बनाते हैं और वो मेरिट कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देता है, बट फॉर दैट मेरिट फंक्शन इट नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन। तो अब हम हर बच्चे का ना, दिस कोड आल्सो इज फ्रॉम द UMS प्रोजेक्ट कि उसको हम we will pass the metric marks, we will pass the first year marks and other marks, then this function calculate merit will calculate the merit, it will apply some formula on it and it will return the overall merit of the student, और वो हमारे पास इस तरह आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ना अरेज वे की सूरत में से डाटा निकाल कर उस स्पेसिफिक जिसमें हम स्टूडेंट काउंटर इज रिप्रेजेंटिंग कि हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम कौन से जो है ना वो स्टूडेंट की ये बात कर रहे हैं। मतलब लाइक अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट नंबर 1 और तो इधर भी 1 होगा तो इधर भी 1 होगा, तो ये इस स्टूडेंट के स्पेसिफिक सारी इंफॉर्मेशन वी विल पास टू द कैलकुलेट मेरिट फंक्शन, देन कैलकुलेट मेरिट विल कैलकुलेट द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट एंड रिटर्न द इट्स मेरिट। तो ये एक्चुअली एक जब डिस्टूडेंट डाटा है तो हम इसको इस तरह ही इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अब ये अरे डिफरेंट है, ये अरे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो अब इसका कोई नुकसान नजर आता है इस तरह डाटा पास करने का? कोई बच्चा शेयर करना चाहे? अगर हम इस तरह डाटा पास करें तो इसका कोई इशू है या नहीं? कोई मसला नहीं है, इस तरह कोई इशू नहीं आ सकता? जी बच्चों शेयर करें कोई, नहीं तो फिर मैं काम से पूछता हूँ। हुज़ैफा आप बताएं, बच्चे इसका कोई है मसला नजर आता है? नहीं सर मे बी ये टाइम कंज्यूमिंग है कि मुख्तलिफ अरेज के अंदर उसको जाना पड़ रहा है। अच्छा, फाइनली ये कौन बच्चा बता रहा है? मेरा नाम नजर नहीं आ रहा मुझे अभी। महनूर। अच्छा मानूर बच्चे, फाइनली तो जब हम वी विल पास दी डाटा, एक्चुअली ये उसको मेमोरी का रेफरेंस ही देगा ना, तो सबका मेमोरी रेफरेंस आएगा, तो उसका मसला नहीं है कि उसको ना टाइम कंज्यूमिंग है उसके लिए, यानी कि उसको डायरेक्ट मेमोरी के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। देखें फाइनली अगर आप शाबाश मानूर की बात से मेरे लिए आपको चीज़ बतानी आसान हो गई है कि ये देखें इन रियल टाइम वी हैव स्टूडेंट मैट्रिक मार्क्स अरे, मैं इसका नाम MM रख लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स होंगे ना, इसी तरह इन रियल टाइम वी विल हैव फर्स्ट ईयर मार्क्स की अरे। तो इधर हम जो है ECAT के मार्क्स की अरे हो गई, और अगर मैंने स्टूडेंट 1 की बात करा तो हो सकता है इस जगह पे जो एक्चुअली मैं इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 0 1 2 and let's say 3 0 1 2 and 3। तो ये एक्चुअली ऐसे है। तो जब हम इसको पास करेंगे तो इस पे कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस पे पड़ी हुई है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मेमोरीज की इसको मिल जाएगी। तो फास्ट या स्लो तो नहीं होगा, लेकिन देयर कुड बी अनदर प्रॉब्लम हियर। तो कोई आप बच्चा, मैंने तस्वीर बनाई है, इस तस्वीर को देख के थोड़ा सा शायद आपके ध्यान में you may get some kind of idea कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Think about it and let me know कि क्या हो सकता है। सर डाटा एक ही इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सर जी लेकिन इंडेक्स हमें चेंज होने से पूरा डिफरेंट डाटा चेंज हो जाएगा। सॉरी, दो बच्चों की आवाज ओवरलैप हो गई है दोबारा। पहले मुसव्वर आप बताएं, उसके बाद दूसरा बच्चा बताएं। सर डाटा सेम इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमें मतलब सेपरेट करके पास करना पड़ा। हाँ गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये एक्चुअली वही बात है जो शुरू में आपने कही थी, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखी कि एक्चुअली डाटा है एक बंदे का,
बट हम उस डाटे को अलग अलग जो है ना वो करके पास कर रहे हैं, उस डाटे को डिवाइड करके पास कर रहे हैं। तो हम क्यों ना एक स्टूडेंट ही उसको कहते हैं एक ही वेरिएबल पास करते और वो खुद ही इसमें से अलग अलग कर लेता, हमें इतना जो है सारी इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत ना पड़ती, तो वो जरा हमारी जिंदगी आसान हो जाती। ठीक है, दिस इज द वन वेरी गुड रीजन। एंड सेकंड पॉइंट, मुझे बीच में एक आवाज आई थी तो वो बच्चा वो बताए वो क्या है, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी मच रेलेवेंट। मैंने कहा इंडेक्सेस चेंज होने से पूरा डाटा चेंज हो सकता है। ये कौन सा बच्चा बता रहा है? तजम्मुल सर ने। अच्छा, तजम्मुल, गुड, शाबाश। तजम्मुल ने एक दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया, वो ये कि देखें यहाँ से हो सकता है गलती से हम इसको इंडेक्स 2 पास कर दें तो देन डाटा विल बी चेंज। अच्छा, ये तो पास करने वाले पे ना, वो तो अगर पास गलत कर दे तो खैर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स से ये एक फंक्शन है और ये कोई एपीआई है, हमने किसी से बनवाई है, तो हमें नहीं पता कि इंटरनल मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है, उसको हम ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। तजम्मुल की बात सही कि अगर इसके पास मैट्रिक मार्क्स हम उसको एक स्टूडेंट के पास करें, अब फंक्शन में उसने लिखते हुए कोई गलती कर दी है, सिंटैक्स लिखने में, या एक्चुअली ड्यू टू सम रीज़न उसने गलती से 1 की जगह पे किसी जगह पे 2 लिख दिया है, किसी एक में ना जो इसने कॉल किया, और किसी में उसने 0 लिख दिया जब भी पास करते हुए कहती हैं इसको, तो उसकी वजह से ये आपका पूरा मेरिट कैलकुलेट खराब हो सकता है। ठीक है, दिस इज द वन रीजन। अब वो जो गलती है वो हो सकता है जो पास करने वाला वो कर रहा है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि हमारा सिस्टम हमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करता प्रोग्रामिंग में कि वो अगर गलत कर दे तो फिर ये सिस्टम पूरे का पूरा कैलकुलेट मेरिट पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम हमारे पास कोई एक ऐसा यूनिट हो जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसको पूरे का पूरा यूनिट प्रोवाइड करें, इंडेक्सिंग हो तो इस पूरे यूनिट की हो, तो वो ये गलती से हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हेन वी विल पास द कंप्लीट अरे, ये असल में हम पास तो उसको एक ऑब्जेक्ट कर रेफरेंस कर रहे हैं, उसके पास तो हम 1 पास करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए हुए हैं, ये लेट्स से पॉइंटर रेफरेंस 77 है, तो दैट विल बी 78 और दैट विल बी 79 एंड दैट विल बी 80। इसी तरह मेमोरी के रेफरेंसेस होंगे, तो ये इंडेक्स तो वो एक्सेस करेगा, लेकिन अगर वो इसके अंदर इसके मेमोरी रेफरेंस में इस अरे में 1 प्लस कर दे इसका एड्रेस लेकर, तो वो इसको भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमको एक फंक्शन है जिसको हम ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि ये स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें मेरिट कैलकुलेट करके बता दो। उस फंक्शन को जब हम डाटा पास करते हैं, अब उस फंक्शन के पास इतनी पावर आ गई है कि वो इसमें से किसी भी स्टूडेंट का डाटा उठा के पिक कर सकता है। ये ऐसे ही है कि मैंने आपकी किसी एक स्टूडेंट की फाइल जो है वो किसी को किसी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे ऑफिस में भेजनी है, और उस ऑफिस में भेजने के लिए मैं मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं सिर्फ उसको आप एक ही बच्चे की फाइल भेजूं जिस स्पेसिफिक बच्चे के बारे में मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम इस तरह का है कि मैं जब भी उसे फाइल भेजता हूँ, आई नीड टू सेंड कंप्लीट एक्सेस ऑफ एवरी रिकॉर्ड टू दैट पर्सन। अब मैं उसको जैसे ही वो सारे रिकॉर्ड सेंड करूंगा, वो किसी भी रिकॉर्ड को उसमें से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है कैलकुलेट, इसको मैं पास तो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इट कैन एक्सेस एनी रिकॉर्ड ऑफ द अरे, क्योंकि वो जस्ट क्योंकि अरे का नेम इज द पॉइंटर, और जो भी इसका एड्रेस है इसमें अगर वो +1 करेगा पॉइंटर अलजेब्रा के थ्रू, तो एक्चुअली इट कैन जनरेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट जो है। और ये दिस वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके थ्रू मेमोरी लीक्स और मेमोरी जो एक्चुअली वायरसेस बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन जब फंक्शंस के अंदर पास होती है, वो देखते हैं मेमोरी एड्रेस ये आ रहा है, इससे अगली मेमोरी क्या होगी, वो नेक्स्ट मेमोरी पे जंप कर जाते हैं। तो ये इसमें डिसजॉइंट डाटा और डाटा मैनेजमेंट में दिस इज द बिग इशू। 2 इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, एक मुसव्वर ने बताया वो ये कि नेचुरली ये सारा डाटा आपस में रिलेटेड है, लेकिन हमें 3 डिफरेंट अरे से उठा के देना पड़ रहा है। असल में ये पहले वाली बात ही कि कॉन्टिन्यूटी है डिसजॉइंट। दूसरा जो मेजर रीजन है दैट इज द सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी जो है वो हम कैसे इंप्रूव करेंगे। अब सिक्योरिटी की भी 2 किस्में हमने डिस्कस की हैं। एक किस्म ये है कि हमारा सिस्टम किसी तरह इस बात की गारंटी नहीं करता कि कोई स्टूडेंट के मैट्रिक के मार्क्स एक स्टूडेंट के मल्टीप्लाई हो जाए और फर्स्ट ईयर के मार्क्स
दूसरे के मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी रोल नंबर 2 के मैट्रिक के मार्क्स के साथ फर्स्ट ईयर का किसी ने गलती से पास किया, चलें ये तो एक ह्यूमन एरर है, ये तो किसी भी काम में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी रिस्क है कि वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। हम तो एक फंक्शन को वी वांट टू गिव वन रिकॉर्ड बट एक्चुअली वी आर गिविंग एक्सेस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। दैट इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल के इसको वी नीड to find out some way कि if we need a function to have only one record, then it should only process that record. ये नहीं होना चाहिए कि once we pass it one record and it can access everything within the list or arrays, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो this is second, these are the two problems that we will that can actually come up with the disjoint data. ये बात हमने इधर ही डिस्कस कर लिया है कि डिसजॉइंट में इसका डाटा सिक्योरिटी इज अनदर प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पे एक और जो प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डाटा सिक्योरिटी और डिसजॉइंट के साथ आती है, दैट इज द कंस्ट्रेंट ऑन डाटा। फॉर एग्जांपल आई वांट कि जिस तरह भी हम गलती भी कर रहे थे, मैंने की भी है, और ये कि मैट्रिक के मार्क्स या फर्स्ट ईयर के मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी एंट्री 500 से ज़्यादा ना करे, तो मैं इसको ना 565 भी एंटर कर सकता हूँ अभी के लिए इन अरेज में ना। अरेज ये अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, डाटा कैन नॉट लुक आफ्टर इटसेल्फ। हाँ, कौन लुक आफ्टर करेगा? वी नीड टू ऐड चेक्स, मतलब इफ लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगाएंगे? यूजर इंटरफेस पे लगाएंगे। लेकिन डाटा अपने आप को सिक्योरिटी किसी किस्म की खुद नहीं प्रोवाइड करता, वो डिपेंडेंट किस पे? यूजर इंटरफेस में। मतलब कि अगर आपने इफ वहां पे लगाया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाया हुआ तो अब वो आप भूल गए हैं किसी वजह से, या कि कोई आप ये सारा डिजाइन आप कर रहे थे और आपका जो ग्रुप पार्टनर था या आपका जो टीम मेंबर था दैट इज एक्चुअली डेवलपिंग यूआई, और आपने छोड़ दिया कि वो यूआई वाला बंदा ये वाले कंस्ट्रेंट लगाएगा, तो आप अगर वो नहीं लगाता इसका मतलब कि आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि डाटा के अंदर फर्स्ट ईयर के मार्क्स में अगर 565 आ रहा है या लेट्स से 600 आ रहा है, इट इज इनकंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट ईयर के मार्क कैन नॉट बी ग्रेटर देन 550 या 500, जितना भी उसकी अपर लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। या ई कैट के मार्क्स कोई भी बंदा 500 ऐड कर सकता है, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल कि अब ई कैट को पता है कि मैं 500 से ऊपर हो ही नहीं सकता। मेरी जो कैपेसिटी एक्चुअली इट इज बिटवीन शुड बी बिटवीन 1 to 400 और 0 to 400, नो वन कैन गेट मार्क्स अबव 400। तो उस वक्त ये जो कंस्ट्रेंट है, ये डाटा इटसेल्फ, वी आर नॉट एडिंग दैट कंस्ट्रेंट ऑन द डाटा। जी बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपना माइक काइंडली जो है वो बंद करना। जी, रोल नंबर 16, तुमने क्लास के 3 मिनट ज़ाया कर दिए। क्वेश्चन था तो अनम्यूट करें। अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डू नॉट अनम्यूट द माइक, अदरवाइज ना वो नॉइस की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पे थे इधर, तो अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम डाटा पे अप्लाई नहीं कर सकते विद द करंट प्रोसीजरल वे। तो ये 3 इश्यूज हैं जो डिसजॉइंट डाटा के हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब डिसजॉइंट डाटा की हम बात करते हैं तो एक्चुअली दे आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड होने की वजह से एक सबसे बड़ा मसला था डाटा मैनेजमेंट का। दैट एक्चुअली के डाटा मैनेजमेंट ये है कि हमें अब अलग अलग रेस मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके अंदर हमें इंडेक्सिंग का से भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, और वो एक्चुअली हमारे फंक्शंस को बड़ा लेंथी कर देता है। लेट्स से ये 10 के ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर इसका मेरिट कैलकुलेट करना हो, देन व्हाट वी विल डू। तो ये एक्चुअली इसकी मैनेजमेंट डिफिकल्ट होती है। इस तरह सिक्योरिटी का इशू है। थर्ड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो कंस्ट्रेंट्स का है कि डाटे के जो कंस्ट्रेंट है टोटली डिपेंड ऑन यूआई। एक्चुअली हम चाहते हैं कि डाटा
इतना पावरफुल हो, जो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चीज़ डाटा को ऑर्गेनाइज कर रही है, वो इट्स सेल्फ बताए कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आनी है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं आनी। तो ये दो जो इंफॉर्मेशन, ये तीन चीज़ें जो हम देखें, ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा क्या इश्यूज हैं वो भी हम जरा क्विकली देखते हैं, वो क्या क्या इशू। अच्छा, उसके बाद देखें कि ना हर डाटे के ऊपर ना हमें कुछ ना ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक्चुअली डाटा इज़ दी वन थिंग दैट वी वांट टू सेव और ऑर्गेनाइज है। जिस तरह स्टूडेंट का है, हॉस्टल्स का है, होटल्स का है, इसी तरह डॉक्टर्स का है। तो ये तो दिस इज़ द वन थिंग दैट वी वांट टू सेव ऑन आवर एंड। लेकिन एक्चुअली अनदर थिंग इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट largely used thing is the operation on the data, कि डाटे के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं। अब जो ऑपरेशंस डाटे के ऊपर जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो मतलब कि हम जिस तरह भी हमारे पास इट इज़ द डाटा, एक्चुअली ये जो सारा है वो स्टूडेंट मार्क्स, फर्स्ट ईयर मार्क्स, ई-कैट मार्क्स, इट इज़ द डाटा। और अब इसके ऊपर जो ऑपरेशन है कि वी नीड टू कैलकुलेट दी मेरिट फ्रॉम दिस, और ये उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब हम डाटे को इस तरह यूज़ करते हैं कि उसके ऊपर कोई फार्मूला लगा के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसको हम ऑपरेशन करते हैं। तो अब ये यहाँ पे देखें कि डाटा एक सेपरेट बिल्कुल है, ये कहाँ से आ रहा है, इस फंक्शन को कुछ मालूमात नहीं है। और मेरिट जो कैलकुलेट हो रहा है फाइनली, जो हम उसका स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि एक्चुअली जिस तरह डाटा डिसजॉइंट है, इस तरह जो ऑपरेशंस हैं डाटे के ऊपर वो भी डिसजॉइंट है। मतलब कि मैं इस तरह अगर आप देख लें कि एक स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट ईयर के उसके पीएफ के अंदर मार्क्स हैं, इसी तरह फिजिक्स के अंदर मार्क्स हैं, इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। आई वांट टू कैलकुलेट दी जीपीए, तो मुझे ये तमाम मार्क्स सीजीपीए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सेमेस्टर का, तो मुझे ये तमाम मार्क्स उसको सेपरेट पास करने पड़ेंगे, वो कर देगा। अब एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि ये तमाम इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सारी अवेलेबल है। मैं सीजीपीए फाइंड करूँ तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे ये सारे मार्क्स हैं ऑलरेडी हैं, तो वो उसी के ऊपर कैलकुलेट कर दे, वो उसको अलग से मुझे इंफॉर्मेशन सारी पास करने की ज़रूरत ना पड़े। और वो ज़रूरत भी इसीलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट मेरिट का इस डाटे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन डाटा वो सेपरेट होते हैं प्रोसीजरल में, बट इन रियल लाइफ ऑपरेशन ऑन डाटा आर वेरी मच रिलेटेड with the data and the whole object। मतलब कोई एक स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर जो उससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन है, डाटा और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हमने अप्लाई करने हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब मैंने देखना है डिफॉल्टर्स की लिस्ट कौन सी है, तो जो फीस का डाटा होगा मैं उसी से देखूंगा ना, तो हर बच्चे का अपना डिफॉल्टर वहीं से निकलेगा। या मैंने देखना है क्लास का टॉपर कौन है ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स में, तो मुझे जो स्टूडेंट का डाटा होगा उसके पहले मुझे जीपीए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाकी हर स्टूडेंट का इस तरह करना पड़ेगा उनकी अपनी इंफॉर्मेशन से। तो प्रोसीजरल वे इस तरह नहीं है। प्रोसीजरल में आप उसका एक फिलोसॉफिकल या एक नेचुरल लिंक नहीं है बिटवीन द डाटा एंड ऑपरेशंस। तो ये एक सेकंड इशू है जो हम फेस करते हैं प्रोसीजर में। अब ये क्वेश्चन अपनी जगह पे है कि इसका लिंक पैदा करने का नुकसान, फायदा क्या और नुकसान क्या है। वो जो अभी फायदे और नुकसान की बात है वो अभी हमने नहीं देखी, वी विल सी इट शॉर्टली कि इसका क्या नुकसान है। तो आपके ख्याल में इसका कोई नुकसान है तो शेयर करें, नहीं है तो बता दें कि क्या ये मसला भी है या नहीं है, या बस ठीक है, दोनों ही ठीक है, अगर हो भी रिलेशन ना भी हो फिर भी ठीक है। जी बच्चों शेयर कीजिए। नहीं, हाँ उमेर आप बताएं, सीआर कुछ भी आता है ज़हन में बता दो। सर है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है मैं बताएं। शाबाश, वेरी गुड। ये नहीं पता सर। ये नहीं पता, सोचो ना थोड़ा सा। मैं प्रॉब्लम तो तुमने ना, क्योंकि तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुमने कहा कि सर ने तो लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो
सोचो ये चीज़ें वी हैव डिस्कस इन दी क्लास, हमने क्लास में ना पीएफपी क्लास में डिस्कस की हुई हैं ये चीज़ें। सर वो ऐसे है कि जब तक वो डेटा फंक्शन के अंदर ऑपरेट हो रहा होगा और स्टोर हो रहा होगा तब तक के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, और जैसे फंक्शन खत्म होएगा तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये आपने भी जो बताया है ये ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक कैसे है? होता ऐसे ही है, ये आप जो बता रहे हैं दैट इज एक्चुअली द वे वो कंप्यूटर वर्क्स के। जब फंक्शन खत्म होगा तो डाटा जो फंक्शन ने अपने लिए बनाया होगा वो खत्म हो जाएगा। सर तो जब तो जब हाईली डीकपल्ड होगा तो जाहिर है वो फिर एट द एंड हमारे पास वो किसी ग्लोबली डिक्लेयर्ड उसके अंदर नहीं ना सेव हो रहा, तो यानी कि हमारे पास एट द एंड जो हमारा पूरा फंक्शन है डाटा हमारे पास इरेज हो रहा है ना। हाँ, लेकिन बच्चे वो मानो उसमें मसला ये है कि वो एक्चुअली जो डाटा है वो पहले से इस फंक्शन को मिला ना। ये देखो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे ये देखिए इस जगह पे यहाँ पे, तो ये एक्चुअली ये डाटा इस फंक्शन को पास किया जा रहा है, कोई इस फंक्शन को पास कर रहा है डाटा, कोई दूसरा मेथड ना यहाँ पे। तो वो जब इसको पास कर रहा है तो डाटा उसके पास तो सेव्ड होगा ना, इसमें से इसके वेरिएबल्स में खत्म हो जाएगा। लाइक ये स्कोर है, ये तो जब ये वाला वेरिएबल स्कोर का है, ये वाला फंक्शन का वेरिएबल खत्म हो जाएगा, इसमें सेव नहीं करेगा ये, लेकिन ये रिटर्न कर चुका होगा उसको ना स्कोर, जो इसको कॉल कर रहा है। और जो इसको कॉल कर रहा है वो इसको ये डाटा अरेज में से पास कर रहा है। व्हेन इट इज पासिंग डाटा टू अरेज, तो वो अरेज में तो रहेगा वो डाटा ना, वो नहीं चेंज होगा। तो इसलिए जो एक्चुअल डाटा वो ग्लोबली प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसको जो मिला है वो अरेज में से मिला। तो ये बात इस तरह नहीं है प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसकी एक चीज़ हमने पढ़ी थी, जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा मसला असल में कंप्यूटर साइंस की पूरी साइंस जो है और जो हमने समझना है बाय द एंड ऑफ द डे जब तक आपकी डिग्री होती है, वो ये है कि जो चेंज है ना वो पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, और पूरे का पूरे सिस्टम को एक्चुअली द चेंज कंप्लीटली शट डाउन द होल सिस्टम समटाइम ना, सिंपल सी भी चेंज है। तो अब आप देखें कि ये वाली अप्रोच अगर हम यूज़ करें तो मैंने अगर कोई चेंज करनी हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। लाइक अभी आप सब ने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या यूएमएस का प्रोजेक्ट ही हम बात कर लेते हैं, वो जनरल हम कर रहे थे क्लास में। तो इफ़ आई आस्क यू कि अब ना सेकेंड ईयर के मार्क्स भी ना फार्मूले में ऐड कर दें, और बल्कि ना 8th क्लास के मार्क्स भी फार्मूले में ऐड कर दें, फॉर सम मैड रीज़न कि हम ना ये फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो सेकेंड ईयर के मार्क्स भी ऐड कर दिए और 8th क्लास के भी, तो अब आपको कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसी तरह अगर आपने होटल रिजर्वेशन का बनाया हुआ है या डॉक्टर अपॉइंटमेंट का बनाया हुआ है, तो मैं आपको कहता हूँ कि पहले डॉक्टर अपॉइंटमेंट में सिर्फ ना हम डेज सेव कर रहे थे, टाइमिंग नहीं कर रहे थे। अब टाइम भी करें और साथ ये भी करें कि उसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब होगी। तो अब आपने चेंज करनी है ये वाली। देन आप बता सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को देख के आपको कहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल है, मे बी 100 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर तो हम ढूंढ के बता दें, लेकिन इफ देयर इज कोड ऑफ 1000 लाइन्स, 100,000 लाइन्स, ठीक है, तो उसमें कैसे ढूंढेंगे ये। मैं हो सकता है मैंने देख लिया, मुझे याद हुआ कि अच्छा पहले शुरू में मैंने ये 4 अरेज डिक्लेयर की थी स्टूडेंट्स की, तो उसमें चेंज करनी है, मैं उधर कर देता हूँ। हो सकता है नीचे आके मैंने किसी फंक्शन में, फंक्शन ए का मुझे याद है मेरिट का, उसमें मैंने चेंज कर दिया, फंक्शन बी में वो वाली चेंज नहीं की, फंक्शन सी में चेंज नहीं की। तो ये तो सारा डाटा और उसके ऑपरेशन, यानी कि जो डाटा है और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो क्योंकि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, फैले हुए हैं, कोई कोड के किसी से में डाटा है, किसी से में ऑपरेशंस हैं, कहीं पे फिर जाके डाटा है, फिर ऑपरेशंस हैं। तो मुझे जब चेंज करनी है तो मुझे मींस कि मुझे सारा सॉफ्टवेयर एक एक लाइन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जगह पे डाटा और हो सकता है और उस डाटा के ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। अगर मैं डाटा कहीं पे चेंज कर दूं तो मैं यहाँ पे हो सकता है किसी जगह पे एक फंक्शन में
नया एट्रीब्यूट ऐड कर दूं सेकंड ईयर के मार्क्स भी और रेट में, और हो सकता है डिस्प्ले करते वक्त जहाँ पे मैंने डिस्प्ले करने हैं वहां पे जाके चेंज ना करूं। इसी तरह हो सकता है मैं किसी जगह पे कुछ कर दूं और कहाँ पे ना करूं, तो ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब डाटा और ऑपरेशंस अलग अलग हों, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल है कि हमें नहीं समझ आ सकती। अगर अभी भी आप अपने प्रोग्राम्स देखें तो आपको नहीं समझ आ सकती कि वो कैसे बनाए थे, आपको नेचुरली को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि डाटा और ऑपरेशंस टोटली आर सेपरेट, तो फिर उस वक्त ये मसला। लेकिन अगर हम डाटा भी एक जगह रख लें और उस डाटे के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो भी सारे एक जगह रख लें, तो कम से कम थोड़ी सा मसला हल हो जाएगा कि हम ये सॉल्व कर सकेंगे कि अच्छा ये ऑपरेशन अगर मैं डाटे में चेंज करता हूं तो सिर्फ उसी से रिलेटेड सारे ऑपरेशन है। मतलब लेट्स से मेरे पास मेरा एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर टीचर्स होते हैं। तो अब एक्चुअली अगर मुझे ना, मैंने प्रोसीजरल वे से ये बनाया हुआ है और मुझे सम रिक्वायरमेंट आ जाती हैं कि टीचर्स को ना ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते वक्त ना उनको डाटा पैकेज खुद ऑन करना पड़ता है। तो सबको ना जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा है उसको ना एक एक्स्ट्रा जो है ना वो मिलेगा बजट, तो ताकि वो अपना डाटा पैकेज ले सकते हो। तो नेचुरली स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही लेट्स से। तो एक्स्ट्रा जो बजट जो है वो अगर टीचर्स को मिलेगा, तो अब वो चेंज सिर्फ टीचर वाले उसमें होगी ना, जो उसको पे मिलती है उसमें। अब मुझे स्टूडेंट वाले में वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, कम से कम अगर एक ही प्रोग्राम है सारा या एक ही है, तो वो डाटा टीचर का स्टूडेंट का सारा आपस में मिक्स हुआ होगा, ऑपरेशन में मिक्स हुए होंगे। तो मुझे हर जगह चेक करना पड़ेगा कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं यूज कर रहे वो, हम उसके सैलरी की या किसी पे की इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करते। ऑन अदर हैंड अगर हम ये करें कि टीचर्स का सारा रिकॉर्ड और जो डाटा है वो एक सेपरेट यूनिट बना लें और उसके बाद जो डाटा फंक्शन अप्लाई होने वो सेपरेट हो, तो मुझे सिर्फ उसी के अंदर ढूंढना पड़ेगा। इस तरह अगर कभी स्टूडेंट में कोई चेंज आए तो मैं सिर्फ स्टूडेंट ही वाले पोर्शन को जाके चेक करूं, मैं बाकी टीचर वाले पोर्शन को मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक सोल्यूशन है जो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑफ कोर्स ये 100% प्रॉब्लम मेंटेनेबिलिटी की सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमें डिफरेंट और मैकेनिज्म देखने पड़ते हैं। लेकिन एक प्रोसीजर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि मेंटेनेबिलिटी इज द कर्स। मेंटेनेबिलिटी या इसको अपग्रेडेशन इन द सॉफ्टवेयर इज वेरी डिफिकल्ट। जब बन रहा होता है उस वक्त तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर चेंजेस करना, उसको अपडेट करना वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि डाटा भी और ऑपरेशन जो है दीज आर दी सेपरेट एक्चुअली थिंग्स। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया उसके अंदर जब हम बात कर रहे थे डाटा सिक्योरिटी की, समटाइम ना कुछ फंक्शंस हैं, जिस तरह होता ही है, ये हम क्यों बात करें, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ही सारा प्रोग्राम बनाना है तो मैंने खुद से डाटा छुपा के खुद से क्या करना है। एक्चुअली रियल टाइम में ऐसे नहीं प्रोग्राम्स बनते। रियल टाइम में एक तो एक पर्सन नहीं बना रहा होता प्रोग्राम, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग टीम्स पे काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल पीपल काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम ये एप्लीकेशंस की है। लेकिन अभी अगर आपको अमेज़न के ऊपर या दराज के ऊपर कोई चीज़ परचेज करनी है ना, तो देन जब आप दराज का सारा सॉफ्टवेयर अपना है, साइन इन होता है, आप उसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, अमेज़न का भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की बात करते हैं ना, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ले रहा होता है, कि वो कहता है कि अच्छा मुझे ना आप मैं किसी सॉफ्टवेयर है, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसकी सर्विसेज ले रहा हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन को पास करता है, वो अपना फिर बैंकिंग चैनल से रब्ता करते हैं, वो उससे पैसे काटते हैं बाद में, क्योंकि दराज का अपना सेटअप नहीं है। इसी तरह हो सकता है दराज ने जैसे ही जो है वो ऑर्डर कंफर्म होता है उसने मैसेज SMS करना हो, और सकता है कि SMS की जो सर्विस है वो किसी टेलको का मतलब ये कि वो किसी जैज वाले से या किसी मोबाइल लिंक वालों से वो सर्विस ले रहा हो। तो इस सॉफ्टवेयर एक्चुअली इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्मॉल सॉफ्टवेयर। सम सॉफ्टवेयर एक्चुअली यू हैव डेवलप्ड इट एंड some module of those software may be developed by some another application or another party, third party। इसे कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी की सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, हम हो सकता है कि सिर्फ दूसरी जब कोई थर्ड पार्टी की सर्विस यूज करें या अपने ही किसी दूसरे प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन पास करें, तो हम चाहते हैं सिर्फ उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पास करें। मसलन अगर हमने
दराज ने इसको कहना है पैसे खर्चे हो, तो उसको को ऑर्डर बस ये है, ये ऑर्डर इतने का था और ये उसकी डिटेल्स हैं, ये हैं, लेकिन उसको ये ना बताया कि ऑर्डर के अंदर चीज़ें क्या शामिल थी, या इस बंदे को हमने इतना डिस्काउंट दिया, या ये हमारा लॉयल कस्टमर है तो इसकी वजह से हमने इसको चीज़ें सस्ती दी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वो नहीं शेयर करना चाहता। अभी जो प्रोसीजर वे है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने सेव शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम डिटेल्स को हाइड करें, कि किस तरह हम डिटेल को हाइड करेंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बहुत अगर करें भी तो वो भी बहुत मुश्किल है कि उसको हम मेंटेन रख सकें थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो हाइडिंग दी डिटेल, ये अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी भी जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से हम वो उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि हम चाहते हैं कि कोई ये इंफॉर्मेशन जिस तरह में भी, अभी मैं इधर दोबारा भी बता देता हूँ। ये देखें, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट में हम चाहते हैं किसी दूसरे फंक्शन को उसका ना सिर्फ एक दूसरी एप्लीकेशन है, ये लेट्स से एडमिशन केयर एप्लीकेशन है, और हमारे जो यूटी में एडमिशन सिस्टम है वो ऐसे ही करता है। ये एडमिशन की एप्लीकेशन है, इसमें स्टूडेंट का नाम है, इसकी किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, यानी कि आप डिफरेंट A1 A2 A3 एम्प्लॉयसेंस इस तरह की कैटेगरीज हैं, इसकी बाकी इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह की, नेम वगैरह की क्या है, और फाइनली फिर ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली हम एडमिशन से LMS को हम पास करते हैं। लेकिन जब हम LMS को पास करते हैं तो हम चाहते हैं इसका कैटेगरी ना पता चले, या हम चाहते हैं कि उसका मेरिट वगैरह की इंफॉर्मेशन हम नहीं पास करना चाहते LMS को, क्योंकि LMS को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फीस वालों को हम हो सकता है उसका एड्रेस ना बताएं, घर का नहीं बताना चाहते जी, एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है फीस वालों को, फीस वाले सिस्टम को। तो एडमिशन जो है चाहता है कि वो सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करे वो। इसी तरह LMS वाले चाहते हैं कि जो ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन है मैं एडमिशन से नहीं शेयर करना चाहता, मैं ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एग्जाम से शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं एक्सेसिबल हो, किसी के लिए कोई ना हो, तो हम जो पार्शल एक्सेस है वो उस पर नहीं लगा सकते। जब हम किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो सारी की सारी हम पास करते हैं, और सम टाइम अभी हमने देखा कि एक की क्या पास करनी है, हम सभी की पास कर देते हैं। तो वो प्रोसीजरल वे में हम ये नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट है जिसके हम चाहते हैं कि उसका नाम पास हो जाए किसी दूसरी एप्लीकेशन को, किसी दूसरे फंक्शन को, लेकिन उसकी कैटेगरी और मेरिट ना एक्सेसिबल हो, कैटेगरी और मेरिट किसी सिर्फ दूसरी एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल हो, तो ये हम नहीं कर सकते। तो हाइडिंग दी डिटेल्स का ये मतलब है। इसी तरह एक्सटेंडिंग दी फंक्शनैलिटी, अभी जो है वो ये आपने किया होगा सारा काम, डेवलपमेंट किया, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उसमें सम टाइम वी नीड टू रीयूज अवर कोड। what we do whenever we need to reuse our code, we actually copy that code, but it is not a very good way। मिसाल के तौर पर हम जो है वो हमने ना एक बड़ा अच्छा फंक्शन लिखा, बड़ा मुश्किल से लिखा, उसकी काफ़ी डिफिकल्ट लॉजिक है कि ना वो फीस कैलकुलेट करता है, और फीस जो कैलकुलेट करता है वो डे स्कॉलर की करता है, लेकिन बाद में हमें पता चला हॉस्टलाइट की फीस ना डिफरेंटली कैलकुलेट होती है। उसमें से काफ़ी हिस्सा, यानी कि अगर लेट से फीस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला कोड है, और डे स्कॉलर का ये वाला कोड है, लेकिन हॉस्टलाइट का ना सेम काफ़ी कोड यही है, बस उसमें ना कुछ हॉस्टल के फंड्स वगैरह ना अलग ऐड हो जाते हैं, उनके जिस रूम में वो ठहरे हैं वो उस टाइप का, और वो जो जितनी फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं वो, तो वो कुछ ऐड हो जाता है, तो उसका और इसका डिफरेंट फार्मूला है, यानी कि उनकी फ़ीस डिफरेंटली कैलकुलेट होती है। हो सकता है सेम इसी तरह फॉरेनर स्टूडेंट की, फॉरेनर जो हॉस्टलाइट है उनका बाकी फीस बाकी बच्चों की तरह कैलकुलेट हो, इसी तरह हॉस्टल की भी वैसे कैलकुलेट हो, और देन फाइनली जो है ना फॉरेनर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम या कोई चीज़ ऐड करते हो, तो वो डिफरेंट कैलकुलेट हो। बेस कोड यही है फॉर एक्चुअली डे स्कॉलर, देन इट वी एक्सटेंड दिस कोड फॉर हॉस्टलाइट, एंड देन फर्दर वी एक्सटेंड दिस कोड फॉर द फॉरेनर स्टूडेंट। तो प्रोसीजरल वे में देयर इज ओनली वन वे, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली कॉपी पेस्ट कोड, यानी कि इसी कोड के आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें जो एक्सटेंड करना होगा एक्सटेंड करेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। फिर अगर आपने थर्ड वन करना है देन यू अगेन नीड टू दी कॉपी दैट कोड एंड एक्सटेंड दैट कोड। तो एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी मींस इन प्रोसीजरल वेज द कॉपी पेस्ट। तो ये
ये एक ड्रॉबैक है। क्यों कि लेट्स से यूनिवर्सिटी ओवरऑल पॉलिसी चेंज करती है, कहती है कि अच्छा बेस यहाँ पे ना जो पहले आप पहले हम ना यूनिटी में सेमेस्टर वाइज फीस लेते थे, देन वी चेंज इट इनटू द मंथली फीस। तो हमने कहा कि अब लेट्स से ये कोर्स सेमेस्टर वाइज का लगा हुआ है, तो अब हमने उसको मंथली चेंज किया, तो इट मीन वी नीड टू मेक चेंज हियर इन दिस कोड एज वेल एंड इन दिस कोड एज वेल। और हमें नहीं पता हमने कितने लोगों के लिए इसकी कॉपीज बनाई हुई है। मे बी हम कहें कि जो सिंध से लोग आते हैं उनके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है, या जो मे बी एक हमारे ब्रदर कंट्रीज है लाइक अफगानिस्तान है, इस तरह के लोगों के लिए अलग है। अगर किसी वक्त हम प्रोग्रामिंग का कोर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूरोप से लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए फार्मूला अलग है। तो फिर देन हमें क्या पता कि हमने कितनी कॉपीज बनाई हुई है और वो कहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो अगेन ये मेंटेनेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, और इसकी एक्सटेंशन बहुत मुश्किल जो है वो होती है प्रोसीजर में। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, क्विकली मैं आपको वो बता दूँ, वो ये है कि बिहेवियर सम टाइम डिफरेंटली हम देखना चाहते हैं। डिफरेंट फंक्शन का फंक्शन एक ही हो, यानी कि कोड एक है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज बिहेव करे। लाइक हमें पता है कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल सारी शेप्स हैं। हमें पता है हर शेप का एक फंक्शन होना चाहिए। हमारे एप्लीकेशन में लेट्स से रिक्वायरमेंट है कि हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया का फंक्शन तो हमें पता है कि होगा, but whenever it is the rectangle, the type of the shape is rectangle, area work differently, and whenever it is whenever it is rectangle it will work differently, and when it is circle it will work differently. We know there will be some function whose name is area, and it will return the float type of information or data, but we know that it depend how it works, it depend on the type of the shape. तो ये जो बिहेवियर है ये चेंज भी होता है विद रिस्पेक्ट टू दी इनकमिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट देन आवर फंक्शन विल बिहेव डिफरेंटली, बट द फंक्शन नेम शुड बी सेम। फंक्शन नेम सेम है और उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू वो उसके, तो वी कैन नॉट डू इट इन द प्रोसीजरल वे। प्रोसीजरल वे में हम इसको नहीं कर सकते। तो ये इधर मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है। तो ये लिमिटेशन को कंक्लूड करें तो वो ये है कि ए सिंगल यूनिट ऑफ बोथ डाटा एंड फंक्शंस नहीं होता, ये डिसजॉइंट डाटा होता है, डिसजॉइंट बिहेवियर होता है। और डिसजॉइंट डाटा और डिसजॉइंट बिहेवियर की हमने देखा था कि वो क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, डाटा के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, डाटा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है और उसकी हैंडलिंग डाटा मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे पार्शियल एक्सेस ऑफ प्रोग्राम हम नहीं दे सकते प्रोसीजर में। तीसरे नंबर पे हम एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करने का तरीकाकार बड़ा ऑड सा है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, दैट इज नॉट यूजफुल। चौथे नंबर पे हम चाहते हैं डिफरेंट फंक्शन बिहेव करें डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता प्रोसीजर में। ये चार जो एक्चुअल रीज़न है, ये रीज़न एक्चुअली बेस बनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम आने वाले एक्चुअली 5-6 वीक्स में हम बारी बारी यहीं से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली इसी तरह बढ़ते जाएंगे कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करनी है। मतलब ये सारे कैसे, वही कोड है, फॉर का लूप भी वही होगा, इफ स्टेटमेंट भी वही होगी, वेरिएबल भी वैसे डिक्लेयर करना है, वो कैसे करें कि ये तमाम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें टू मेक बेटर सॉफ्टवेयर। क्योंकि अभी हमने जो सॉफ्टवेयर बनाने हैं वो इंशाल्लाह ताला ऐसे बनाने के जो वाकई हम चाहते हैं कि मार्केट में लोग चूज़ करें। तो उसके लिए भी हमें इस तरह बनाने पड़ेंगे कि जो अगर हमें फ्यूचर में चेंज करनी पड़े, उसको मेंटेन करना पड़े, उसका बेहतरीन तरीकाकार हो। तो ये जो है और ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। और एक बात काइंडली आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा हैवी होने जा रहा है, यानी कि इसमें अब आपने जो अभी सारा कुछ अपना मैनेजमेंट करनी है वो कर लीजिएगा। इस दफ़ा मैंने आपका कोई आर्गूमेंट नहीं लेना कि वो सिर्फ हम वो पढ़ने, अगर नहीं पढ़नी तो ड्रॉप इट, बाकी कोर्सेज को अफेक्ट ना करें। नहीं पढ़नी तो इसको अभी ड्रॉप कर दें, ये ना हो कि बीच में आके मुझे कह रहे हैं कि मेरा फिजिक्स का है, उसका काम है, इसका काम है। अगर नहीं पढ़नी तो मेरी भी एनर्जी थोड़े लोगों पे ज़्यादा लगेगी और अच्छी तरह लगेगी। आप इसको समर में पढ़ लीजिएगा, समर में भी हम ऑफर करने जा रहे हैं। इफ़ यू नीड टू टेक दिस कोर्स, और तो फिर इसको फुल थ्रॉटल पे ही इसने जाना है। और इसका थ्रॉटल का तरीकाकार यही है कि डेली आपको एक टास्क मिलेगा after the lecture, then you need to complete that task and have to submit it by the before the next lecture, before 12 p.m. Every next day.
तो ये इसी तरह चलना है और ये कोर्स ऐसे ही चलना है और ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो अभी आपने जो इमीडिएट टास्क है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कोड एरियाज इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट दैट हैज इशूड ड्यू टू दीज लिमिटेशन। कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में से वो स्क्रीनशॉट लें, आप बताएं जिस तरह मैंने आपको इस सारी में बताया कि ये मसले हैं, तो उस तरह आप अपने अपने जो प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, यू नीड टू आइडेंटिफाई दी लिमिटेशन इन योर ऑन कोड, ठीक है। और वो उसकी एक पूरी वर्ड की फाइल बना के साथ लिमिटेशन लिखे, अच्छा ये कोड हमने लिखा था, इसमें ये मसला है, उसको सॉल्व नहीं करना, उसमें सिर्फ मसले आइडेंटिफाई करने हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। अभी मैं ऑनलाइन आपसे गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसको क्रिएट नहीं किया अभी मैं करके, वो क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये भी अपलोड हो जाएगी और आई रिक्वेस्ट लाइक के इसको जितना जल्दी पॉसिबल हो इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको ऑफ कर रहे हैं लेक्चर। जी बच्चे, दोनों प्रोजेक्ट की करने हैं, दोनों प्रोजेक्ट? नहीं, सिर्फ एक वाले के, वो जो बिजनेस एप्लीकेशन की थी ना उसके, ठीक है, गेम वाले के नहीं करने, एक प्रोजेक्ट के करने, ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है बच्चों, ओके जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देगा, हम ऊप का अलग से भी कोड वो बना लेंगे व्हाट्सएप का ग्रुप, लेकिन अभी के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करेंगे हम इस बार? हाँ, वी आर गोइंग टू डू और लर्न इन पाइथन, हम पाइथन में इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ इसके अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे बाद में कल बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।